नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित के पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 7 जो गणित में दिया हुआ है, उसका नाम है त्रिभुज। वो काफी कठिन माना जाता है क्योंकि ज्यामिति की शुरुआत ही हो जाती है यूक्लिड की ज्यामिति से ही, चैप्टर 5 से ही। 5 और 6 में करवा चुका हूँ। 7 त्रिभुज है, उसमें आपको कठिनाई इसलिए महसूस होती है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता है। बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, जो आपने कक्षा 7 के गणित में पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। उसको अगर आप समझ लेते हैं, उसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ नियम हैं, उसको कायदे से समझ लेते हैं, तो इसको हल करने में, प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ चीजें पहले से लिख रखी हैं ताकि समय की बचत की जा सके। जैसे कि सर्वांगसम आकृतियां, ये क्या होती हैं भाई? अगर हम सर्वांगसम की बात करें, सर्वांग सम, तो ये देखिए 3 शब्द से मिलकर बना होता है। क्या क्या इसमें होता है? सर्व, और बात करें तो प्लस अंग और प्लस सम, यानी कि सभी भाग, अंग का मतलब भाग और सम का मतलब बराबर। इसका संधि विच्छेद से ही, इसके नाम में ही इसका छुपा हुआ है। तो यानी कि ऐसी आकृतियां जिनकी सभी भाग बराबर हों, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर वो एक दूसरे को ढक ले, तो उन्हें बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। देखिए परिभाषा क्या लिखी गई है? दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनके आकार को इंग्लिश में शेप कहा जाता है, और आमाप, साइड समान हो, मतलब वो देखने में भी एक जैसी हो और उनके आमाप यानी साइज भी समान हो, एक दूसरे के ऊपर रखी जाए तो पूरी तरह ढक ले। जैसे कि देखिए हाथ ऐसे रख दिया तो ये दूर से देखने में लगेगा एक ही है, तो ये क्या हो जाता है? सर्वांगसम आकृतियों का उदाहरण है। ऐसे आप ब्लेड ले सकते हैं, सेम कंपनी का 2 ब्लेड सर्वांगसम आकृतियों का उदाहरण है। हमने उदाहरण कहां से लिया है? ज्यामिति से, क्योंकि ज्यामिति के चित्रों को हमें पढ़ना है। तो देखिए हमने क्या कहा है? समान त्रिज्या के 2 वृत्त, अगर त्रिज्याएं समान है तो दोनों वृत्त एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर पूरी तरह कवर कर लेंगे, और इसलिए दोनों वृत्त कैसे होंगे? सर्वांगसम। समान लंबाई वाले भुजाओं के 2 वर्ग, यानी कि भुजाओं की लंबाई अगर समान हो 2 वर्गों की, तो जाहिर सी बात है वर्ग तो देखने में एक जैसे लगते हैं। 2 वर्ग अगर है, सारे कोण 90 अंश होते हैं, भुजाओं की लंबाई भी समान हो गई, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, पूरी तरह कवर कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। इसी तरह समान लंबाई वाले भुजाओं के 2 समबाहु त्रिभुज, ये ध्यान रखना है। तो 2 त्रिभुज ऐसे हैं अगर जिनकी लंबाइयां, भुजाओं की लंबाइयां समान है, तो भी वो एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार ये भी सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण हो जाएंगे। डॉट 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 इत्यादि अनेक उदाहरण हैं दैनिक जीवन में हमारे। अब देखिए त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियां, हालांकि कई कसौटियां हैं, लेकिन प्रश्नावली 7.1 को हल करने के लिए केवल 2 कसौटियों की हमको जरूरत पड़ेगी। उसको मैं समझाऊंगा, मैंने पहले लिख रखा है SAS सर्वांगसमता नियम, जो कि अग्रही 7.1 दिया गया है। और S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब फिर से साइड। SAS का मतलब क्या है? SAS यानी साइड, एंगल, साइड। हिंदी में कहें तो भुजा, कोण, भुजा, ये सर्वांगसमता होती है। और दूसरा क्या है? ASA, A का मतलब क्या है? एंगल, साइड, एंगल, सर्वांगसमता नियम, और ये प्रमेय 7.1 है। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो अभिगृहित अथवा अवधारणाएं होती हैं वो स्वयं सिद्ध कथन होते हैं, उनको सिद्ध नहीं किया जाता। तो मतलब ये चीज तो हमें याद रखना होगा। मैं अभी समझा दे रहा हूं इसको।
लेकिन इस अभिरहित 7.1 की मदद से प्रमेय जो होते हैं उनको सिद्ध किया जा सकता है। तो 7.1 प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में इसको सिद्ध भी करवा दूं। हालांकि बड़ा इसका जो उत्पत्ति होगी इसकी वो कठिन होगी, थोड़ी सी समझने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए तो काफी ज्यादा मेहनत है। तो अभी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं और इस चीज को लिखने के लिए शॉर्टकट में सीपी/सीटी लिखा जाता है। तो मैं पूरा नोट पढ़ दे रहा हूं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भागों, जिसको अंग्रेजी में कहें तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए संक्षेप में, भाई जब इसकी इंग्लिश ये है तो शॉर्टकट में इसी का पहला अक्षर ले लेते हैं सीपी और फिर सीटी और इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये चीज हम प्रयोग करते हैं। तो हमें लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नियमों को समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से, क्योंकि समझना काफी जरूरी होता है। लिखने के लिए तो भाई थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम समझ जाते हैं तो आराम से लिख लेंगे। देखिए, मैं दो त्रिभुज लेकर के समझाने का प्रयास करूंगा। ये वाला नियम पहला वाला, यह गृहीत है। देखिए कैसे मान लेते हैं, जैसे इसको हम कैसे समझ रहे थे, जैसे त्रिभुज हमने लिया, एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज क्या ले लिया, त्रिभुज PQR में यदि क्या क्या मिल जाए, यदि यह विधि ये कहता है कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर हो जाएं और उनके बीच का कोण भी बराबर हो जाए, संगत कोण भी बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम। अब देखिए कैसे हम लिख लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बना लिया जिसका नाम है ABC, एक त्रिभुज और बना लिया जिसका नाम है PQR। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोई दो भुजा AB बराबर PQ ले ले और AC बराबर PR ले ले, चाहे AB बराबर PQ ले लिया और BC बराबर QR ले लिया या BC बराबर PR ले लिया, अपने हिसाब से कुछ भी दिया हो, दो भुजा मतलब दिया हो AB बराबर PQ और जिन दोनों भुजाओं को हमें लेना है उसके बीच वाला कोण मिलना चाहिए। हमने अगर कोण B ले लिया, कोण B बराबर कोण Q कह दिया, तो हमको क्या मिलना चाहिए, B से होकर जाने वाली भुजा AB तो हो ही चुकी है BC बराबर QR। तब क्या होगा, तब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के कौन सा नियम, SAS सर्वांग समता नियम, इससे हो जाएगा। और ध्यान ये रखना है, इस चीज को जो ये ऐसे लिखा गया है, ऐसे इसको पढ़ते हैं सर्वांगसम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, ये चीज अगर हो गया तो सर्वांगसम हो जाएगा। ये तो मैंने नियम लिखा, उसको मिटा दे रहा हूं। अगर किसी त्रिभुज में तीन चीजें क्रम से मिल गई, भुजा कोण भुजा, दो त्रिभुजों में, तो वे सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम होने के बाद क्या हो जाएगा, इसलिए इनके बचे हुए संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। भाई तीन कोण तीन भुजाएं होती हैं, हमने दो भुजा एक कोण लिया है, तो बाकी एक भुजा बचा और दो कोण बचे। तो कौन सा भुजा बच गया, ABBC यूज किया गया। ABBC यूज हो गया तो क्या बचा, AC और दूसरा क्या बचा, PR। AC बराबर किसके आ जाएगा, PR के। क्रम से होना चाहिए। देखिए पहला और तीसरा AC है तो पहला और तीसरा PR है, ये हो गया। ये किससे हो गया, इसको कहते हैं CP/CT, जो अभी हमने लिखा था, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। अब देखिए एक चीज और तो बराबर होगा, कोण B हो चुका है, कोण A बराबर कोण P होगा, ये भी कैसे आएगा, CP/CT।
और भी एक चीज बराबर होगा, ए और पी हो चुका है, कोण सी भी तो बच रहा है, कोण सी बराबर कोण आर, और ये भी कैसे होगा, CPCT। तो हमें लगता है ये चीज आप समझ रहे होंगे कि कैसे हो जाते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको मैं ऊपर लिखना चाहूंगा, बगल में लिख लेता हूँ, कोण सी बराबर कोण आर, और ये कैसे आया, CPCT। तो ये तीन चीजें बराबर हो गई। तीन चीजें, अगर कहने का मतलब ये है, आप किसी तरह से ये तीन चीजें निकालना है तो ये बराबर मिल जाएगा, बाकी बची हुई तीन चीजें बराबर हो जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप AB बराबर PQ और BC बराबर QR ही दिखाएं। AB बराबर PQ दिखा दिया, AC बराबर PR भी दिखा सकते हैं, लेकिन तब कोण A बराबर कोण P दिखना चाहिए, तो तब भी हो जाएगा। और तब जो बचा हुआ भाग होगा वो बराबर होगा, उसको क्या लिखेंगे, CPCT। तो ये तो हो गया SAS सर्वांग क्षमता, जिसको अग्रहित 7.1 दिया गया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में अगर कुछ चीजें और मिल जाए तो भी सर्वांक्षम होते हैं। उसके लिए जो दूसरा नियम दिया गया था, जिसका नाम था प्रमेय 7.1, उसको भी मैं लिखूंगा। और वो क्या था, दूसरा वाला, ये दूसरा वाला हमने क्या लिखा था, ASA सर्वांग क्षमता नियम, और ये क्या था, प्रमेय 7.1। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में अगर क्या मिल जाए, दो कोण और उन दोनों कोणों को जोड़ने वाली भुजा, यानी कोण A बराबर B मिल रहा है, कोण A और कोण B मिल रहा है अगर किसके बराबर, P और Q के, तो AB बराबर PQ मिलना चाहिए। कोण A बराबर कोण P, AB बराबर PQ, और कोण B बराबर कोण Q, तब ही दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, तब त्रिभुज ABC सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और यहां पर कौन सा नियम लग जाएगा, ASA सर्वांग क्षमता नियम। कौन सा नियम, ASA सर्वांग क्षमता नियम। और अगर ASA सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांक्षम हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बचा हुआ भाग। अब देखिए, दो कोण यूज किया हमने और उससे जुड़ी एक भुजा यूज कर लिया। कोई जरूरी नहीं कि कोण A और A बराबर P, B बराबर Q यूज करें। हम A बराबर P लिखे हैं, हम लिख सकते हैं C बराबर R, तब हमको क्या लिखना होगा, भुजा AC बराबर PR, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम हो जाएंगे इसी नियम से। ऐसे भी कह सकते हैं, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, तब हमें क्या दिखाना होगा, BC बराबर QR, तब भी इसी नियम से सर्वांक्षम हो जाएंगे। और इतना दिखाने के बाद जो भी भाग बचेगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर त्रिभुज सर्वांक्षम है तो नियम क्या लिखेंगे, CPCT, कारण क्या लिखेंगे, CPCT। तो देखिए, दो कोण यूज कर लिया हमने, एक कोण बच रहा है, कोण C बराबर कोण R हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R। देखिए तीसरा अक्षर है, यहां से भी तीसरे नंबर पे है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, CPCT। दो भुजाएं बच रही हैं, AB यूज किया हमने, BC बच रहा है, AC बच रहा है, BC बराबर, BC अगर हमने लिया तो इधर क्या लिखेंगे, QR, और ये भी कैसे आएगा, CPCT। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा होगा AC बराबर PR, AC बराबर PR, और इसका कारण भी क्या आएगा, CPCT। तो ये चीज हो जाएगा। कहने का मतलब है, अच्छा इसी को दूसरी तरह भी लिख सकते थे भाई, ये तो हो गया। अगर हम कहते कि कोण A बराबर P लिया है हमने, और A से होकर जाने वाली भुजा AB ही तो है नहीं, AC भी तो हो सकती है। AC बराबर, थोड़ा सा मैं कुछ देर के लिए इसको हटा देता हूं, ये तो था ही, ये सही था जो मैंने अभी लिखा था। इसी को दूसरी तरह भी दिखा सकते थे, AC बराबर, अगर हमने AC लिया तो उधर क्या आएगा, PR, तब कौन सा कोण आएगा, तब कोण C बराबर कोण R होगा। और अब देखिए, अब बची हुई चीजें क्या होगी, A और C कोण यूज कर लिया तो कौन सा कोण बचा, कोण B बराबर कोण B बराबर किसके आएगा, B बीच में है तो बीच में क्या आएगा, Q।
इसके लिए CP/CT यूज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, जो बची हुई दो भुजाएं हैं, भुजाएं कौन सी बच गई, AC यूज किया हमने तो AB बचा, AB बराबर PQ हो जाएगा। यहां पे भी CP/CT, और एक भुजा और बच रही है BC बराबर QR, BC बराबर QR, यहां पे भी CP/CT ही यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये सर्वांशता नियम थे, दो सर्वांशता नियम, दोनों हमने समझा दिया, एक अग्रहित था और दूसरा प्रमेय। आप इन दोनों को अगर अच्छे से समझ लेते हैं, CP/CT भी समझ जाते हैं, तो प्रश्नावली 7.1 बड़े आराम से कर लेंगे। और मैंने शुरू में ही कहा था कि अविगृहीत के मदद से प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए मैं प्रमेय 7.1 को अगले वीडियो में सिद्ध कराने का प्रयास करूंगा। हो सकता है 7 से 8 मिनट या 10-15 मिनट लग जाए उसको सिद्ध करने में, समझाने में। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप क्या कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।